Assalamu alaikum dear students. I hope you all are fine. Chemistry grade 9 यूनिट नंबर 17 नॉलेज 17.3 का आज सेकेंड लेक्चर है। आज के लेक्चर में डियर स्टूडेंट्स हम देखेंगे सिंपल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एंड पेपर क्रोमेटोग्राफी। लास्ट लेक्चर में हमने फिल्ट्रेशन को अच्छे से समझा, क्रिस्टलाइजेशन को अच्छे से समझा, इवेपोरेशन को अच्छे से समझा। एसएलओ हमारा बड़ा क्लियर था कि हमने कुछ सेपरेटिंग टेक्निक्स बतानी है। उनमें सबसे पहले था यूजिंग अ सूटेबल सॉल्वेंट, फिल्ट्रेशन, क्रिस्टलाइजेशन। ये तीनों टेक्निक्स हमने अच्छे तरीके से देख ली हैं। आज फोकस करेंगे सिंपल डिस्टिलेशन पर और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पर। ये सिंपल डिस्टिलेशन क्या होता है और कब इसका इस्तेमाल किया जाता है। अ सॉल्वेंट फ्रॉम अ सोल्यूशन। व्हाट इज मेंट बाय सॉल्वेंट फ्रॉम अ सोल्यूशन। मान लीजिए मेरे पास एक कंटेनर है, उस कंटेनर के अंदर पानी है और उस कंटेनर में नमक है। तो मैं नमक में से पानी को अलग करना चाहता हूं। तो पानी चूंकि यहां पे सॉल्वेंट है तो मैं पानी को अलग करना चाहता हूं, तो मुझे जो टेक्निक इस्तेमाल करनी पड़ेगी वो है सिंपल डिस्टिलेशन। सिमुलेशन की मदद से इसको पहले देखते हैं, फिर हम इसके फर्दर इसको हम डिस्कस भी करेंगे। तो सिमुलेशन प्ले करें साथ वाली जी डियर स्टूडेंट्स, गौर कीजिएगा। मेरे पास एक कंटेनर है और उस कंटेनर में आपको दो कलर के पार्टिकल्स नजर आ रहे हैं। इसको फुल स्क्रीन रहने दें। एक पार्टिकल पर्पल है और एक पार्टिकल ब्लू है। मान लीजिए एक सोल्यूट है और एक सॉल्वेंट है। अब मैं चाहता हूं इन दोनों को मैं सेपरेट करूं, तो क्या करना पड़ेगा, मुझे हीट करना पड़ेगा। जैसे मैंने हीट किया तो आप नोटिस करें कि जो ब्लू पार्टिकल्स हैं वो स्टे कर रहे हैं कंटेनर में, और आप कंटेनर का कलर भी देख सकते हैं। कंटेनर का कलर भी देख सकते हैं जी। एक दफा दोबारा इसको प्ले करते हैं। कंटेनर का कलर देखें पहले, आपको डबल शेड नजर आ रहा है, ब्लू भी और पर्पल भी। लेकिन जैसे मैं हीट करूंगा तो ब्लू पार्टिकल्स निकल गए, पर्पल पार्टिकल्स रह गए और कंटेनर का कलर भी देखें पर्पल हो गया है। पहले तो यहां तक समझें ये हुआ क्या। तो बेसिकली इस कंटेनर में मेरे पास दो तरह के पार्टिकल सिमुलेशन में आपको मैंने दिखाए हैं, नजर आ रहे हैं। एक जो पर्पल कलर से रिप्रेजेंट हो रहा है, मैं उसको यहां पे बना भी देता हूं। लेट्स से ये जो पार्टिकल्स हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं सॉल्वेंट को, और जो हमारे पास दूसरे पार्टिकल्स हैं लाइक ब्लू कलर के पार्टिकल्स जो थे वो रिप्रेजेंट कर रहे थे ब्लू कलर के पार्टिकल रिप्रेजेंट कर रहे थे सॉल्वेंट को, और पर्पल कलर के जो पार्टिकल्स हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं सोल्यूट को। सोल्यूट उसको बोलते हैं जो सोल्यूशन में थोड़ी मिकदार में होता है। सोल्यूट का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो वेरी हाई, बहुत ज्यादा है, और सॉल्वेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट है सॉल्यूट के मुकाबले में लो है, लो बॉइलिंग पॉइंट है। मान लीजिए सॉल्यूट का बॉइलिंग पॉइंट है अप्रॉक्सीमेटली 700 डिग्री, समझाने के लिए बता रहा हूं, और सॉल्वेंट का है 100 डिग्री। ऑब्वियसली जब मैं हीट करूंगा तो हीट करने पर क्या होगा, 700 वाले को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो तो बॉइलिंग पॉइंट उसका बहुत दूर है, तो वो सोल्यूशन वो जो सोल्यूट है वो कंटेनर में ही स्टे करेगा। लेकिन जो सॉल्वेंट है जिसका बॉइलिंग पॉइंट निस्बतन बहुत लो है, जैसे हीट करूंगा तो वो लिक्विड से किस में चेंज हो जाएगा, वेपर्स में चेंज होगा। अच्छा फिर क्या होगा आगे देखते हैं, गौर कीजिएगा जी स्टूडेंट्स। आप मुझे स्क्रीन में लेके आए, अब जरा गौर कीजिएगा। यहां से सॉल्वेंट के वेपर्स गए और इस ट्यूब के अंदर आए। ये जो ट्यूब है, ठीक है, इस ट्यूब के अंदर आए। इस ट्यूब के अंदर मैंने क्या लिखा हुआ है, वाटर इन वाटर आउट। ये वाटर इन एंड वाटर आउट का क्या मतलब है, मैं यहां पर क्या करूंगा, ठंडा पानी इसके अंदर इन करूंगा
और यहां से ठंडा पानी आउट करूंगा, या यहां से इन करूंगा, यहां से आउट करूंगा। यानी एक ओपनिंग से इन करना है, दूसरी ओपनिंग से क्या करना है, आउट करना है। अब ये ठंडा पानी करेगा क्या, इसका रोल क्या है जी? इसका रोल ये है बेटा कि जो ये वेपर्स आगे मूव करेंगे यहां पर, अब इन वेपर्स को रिकन्वर्ट करना है किसके अंदर, लिक्विड्स के अंदर। ठीक है, अब वेपर्स को रिकन्वर्ट करना है लिक्विड के अंदर। अब इसका तरीकाकार क्या है कि इन वेपर्स में से हीट को क्या किया जाए, एब्जॉर्ब किया जाए। उसके लिए मैंने बाहर ट्यूब कंडेंसर लगाया हुआ है। कंडेंसर का काम ही क्या है, गैस को ठंडा करना, वेपर्स को ठंडा करना। कैसे? ऑब्वियसली ये ठंडा पानी जो है ये वेपर्स में से हीट को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। और जब वेपर्स को ठंडा किया जाएगा तो वेपर्स रिकन्वर्ट हो जाएंगे लिक्विड के अंदर, वेपर्स रिकन्वर्ट हो जाएंगे बेटा लिक्विड के अंदर। ठीक है, और वो लिक्विड यहां पे ड्रिप होगा, और इस तरह से मैंने इस कंटेनर में से इस लिक्विड को क्या कर लिया, सेपरेट कर लिया। हमारे केस में जो एग्जांपल है सॉल्ट और वाटर की है। सॉल्ट जिसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, अगर मैं नमक की बात करूं टेबल सॉल्ट की, तो उसका 801 डिग्री होता है। और उसमें पानी है, पानी के बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं तो कितने डिग्री होता है, 100 डिग्री होता है। तो मैंने यहां से सॉल्ट को मैंने कंटेनर में रहने दिया और पानी को हीट करके उसको पहले इवेपोरेट किया, बाद में कंडेंसर में से पास करके दोबारा उसको लिक्विफाई कर लिया, और इस तरह मैंने ये पानी को नमक में से क्या कर लिया, अलग कर लिया। और ऐसे वाटर को बेटा डिस्टिल्ड वाटर कहते हैं, क्योंकि ये प्योर वाटर होता है। चलो जी, दिस इज द मेथड हाउ वी कैन सेपरेट सॉल्वेंट फ्रॉम सोल्यूट या सॉल्वेंट फ्रॉम सोल्यूशन, कॉल्ड सिंपल डिस्टिलेशन। कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं। हम नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ मूव करने वाले हैं, और नेक्स्ट प्रोसेस का नाम है बेटा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या है, इसकी भी पहले मैं आपको सिमुलेशन दिखाता हूं, फिर मैं आगे मूव करता हूं। जी बेटा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को समझना जी स्टूडेंट्स, गौर से देखिएगा इस प्रोसेस को, ये हो क्या रहा है, फिर मैं इसकी तफसील बताता हूं। हो ये रहा है कि क्रूड ऑयल सर, क्रूड ऑयल क्या होता है, क्रूड ऑयल क्या होता है पहले तो ये बताएं। क्रूड ऑयल हम कहते हैं बेसिकली वो तेल जो जमीन से निकलता है ड्रिलिंग के नतीजे में, उसको क्रूड ऑयल कहते हैं। जैसे सऊदीया में निकलता है, दुबई में निकलता है, हम कहते हैं सऊदीया में बहुत तेल के कुएं हैं, तो वो कौन सा तेल है, क्रूड ऑयल है। क्रूड ऑयल बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मिक्सचर होता है। बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जब मैं बात करता हूं तो इस क्रूड ऑयल के अंदर मीथेन भी पाया जाएगा, इस क्रूड ऑयल के अंदर इथेन भी पाया जाएगा, इस क्रूड ऑयल के अंदर प्रोपेन भी पाया जाएगा। अब ये इथेन, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये नाम आपने सुने होंगे पहले। ये सारे के सारे नाम आपने कहां सुने हैं, ये सारे के सारे नाम आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सुने हैं। एक कार्बन वाले कंपाउंड को क्या बोलते हैं, कार्बन वाला जो सिंगल कार्बन होता है मिथेन, दो को इथेन, 3 कार्बन वाले को प्रोपेन। अब इसमें आपको ना ये चेन्स नजर आ रही है, जरा गौर करो। अब इसमें से कुछ छोटी चेन्स हैं और कुछ बड़ी चेन्स हैं, गौर करो जरा, फुल स्क्रीन करे जरा। ये जो छोटी चेन्स हैं बेसिकली, इसको अगर चेन्स को गौर से देखो तो इसके अंदर छोटे 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 मतलब कि चेन सिंपल इस तरह नहीं है, इस तरह की चेन है। यहां पर हर एक सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है कार्बन को। जो जितनी लंबी चेन होगी वो उतने बड़े बड़े कार्बन की चेन्स को रिप्रेजेंट करेगा। और ये बात आपने पढ़ी हुई है, जो छोटी चेन होती है, जो बड़ी चेन होती है, और जो उससे भी बड़ी चेन होती है, इस तरह उससे भी बड़ी चेन होती है। तो जैसे जैसे चेन बढ़ती जाती है, लेंथ ऑफ अ कार्बन चेन, जितनी ज्यादा कार्बन चेन की लेंथ बढ़ेगी बेटा, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा बढ़ता है। बड़े मॉलिक्यूल्स का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हमेशा क्या होता है बेटा, ज्यादा होता है। ये आपने हमेशा याद रखना है। तो इसीलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि आप ये जो कंटेनर में देख रहे हो, इसमें आप नोट करो, बड़ी चेन्स नीचे रह रही हैं, बड़ी चेन्स नीचे रह रही हैं, और छोटी चेन्स कहां जा रही हैं, ऊपर जा रही। अब ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता क्या, अगर आप बेटा ये कंपार्टमेंट देखो, कंपार्टमेंट 1, कंपार्टमेंट 2, मुझे स्क्रीन में लेके आए, कंपार्टमेंट 1, कंपार्टमेंट 2, 3, 4, 5, 6, 7, इनको सेपरेट किया हुआ है बॉइलिंग पॉइंट की बेस पे।
क्या मतलब बॉइलिंग पॉइंट की बेस पे? मैं क्रूड ऑयल को हीट करूंगा, जैसे मैं क्रूड ऑयल को हीट करूंगा तो बेटा जैसे ही क्रूड ऑयल 40 डिग्री पे पहुंचेगा तो 40 डिग्री वाले जो जो केमिकल्स इसमें होंगे वो सारे इसमें से निकल जाएंगे और वो निकल कर कहां चले जाएंगे? ऊपर, इस वाले कंटेनर में। इस तरह 100 डिग्री वाले जितनी भी चेन्स हैं वो सारी 100 डिग्री वाले कंटेनर्स में चले जाएंगी। 100 डिग्री पे जब ये पहुंचेगा तो जो जो 100 डिग्री पे इवेपोरेट हो सकता है इसमें से निकल सकता है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट आ गया। इट्स लाइक अ बस जा रही है, जिसका रास्ता आता जा रहा है वो उतरता जा रहा है, जिसका रास्ता आता जा रहा है वो उतरता जा रहा है। इट्स लाइक अ बस बॉइल हम कर रहे हैं मिक्सचर में से, जिसका बॉइलिंग पॉइंट आता जा रहा है मिक्सचर में से वो चीज निकल रही है और अपने अपने कंटेनर में जा रही है। हैवी नीचे रहेगी, लाइट ऊपर रहेगी। जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है ऑब्वियसली वो हैवी है, उसकी डेंसिटी भी ज्यादा है, तभी तो वो नीचे रहेगा। वो मॉलिक्यूल जिसका साइज छोटा है, उसकी डेंसिटी भी कम है, उसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी कम है, तो वो गैस है, तो वो डेफिनेटली वो कहां जाएगा? ऊपर जाएगा। तो ऊपर वाले कंटेनर में और नीचे वाले कंटेनर में। मैं आसान लफ्जों में बताऊं, ऑन द बेसिस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट की बुनियाद पर मिक्सचर में से अज्जा को अलग अलग करना, दिस इज कॉल्ड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इस तरह क्रूड ऑयल में से हम क्या करते हैं? हम क्रूड ऑयल में से पेट्रोल अलग करते हैं, एलपीजी अलग करते हैं, नेचुरल गैस सीएनजी यानी जिसे मीथेन कहते हैं वो अलग करते हैं, कैरोसिन ऑयल अलग करते हैं, डीजल अलग करते हैं, स्पाल्ट अलग करते हैं। ये तमाम फ्रैक्शंस किसका पार्ट थी? क्रूड ऑयल का पार्ट थी। बॉइलिंग पॉइंट सबका चूंकि मुख्तलिफ था तो बॉइलिंग पॉइंट की बुनियाद पे हमने इन अज्जा को, इन फ्रैक्शंस को क्या कर लिया? अलग अलग कर लिया मिक्सचर में से। इस टेक्निक का नाम है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ये देखिए, ये आपको नजर आ रहे हैं, पेट्रोल, नेफ्था, कैरोसिन, डीजल, ऑयल, ये सब कुछ क्रूड ऑयल से निकलता है। जी रेनेसेंस स्कूल, क्या क्वेश्चन है आपका? सर ये जो अंदर से पार्टिकल्स निकल रहे हैं, ये वही पार्टिकल्स हैं जो चीज हम अलग करना चाह रहे हैं? जी ये वही हैं, बड़े वाले नीचे, छोटे वाले ऊपर, ये वही पार्टिकल्स हैं। ठीक है, और ये सब पार्टिकल किस पे मुश्तमिल हैं? कार्बन कार्बन चेन पे मुश्तमिल हैं। समझ गए हो? बेसिकली ये ज्यादातर ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए यूज करते हैं हम ये मेथड। अच्छा जी, अब हम अपने एक एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। मिसाल के तौर पे मेरे पास एथेनॉल है और वाटर है। मैं एथेनॉल और वाटर को क्या करना चाहता हूं? अलग करना चाहता हूं। एथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट होता है 78 डिग्री, वाटर का होता है 100 डिग्री। तो मैं क्या करूंगा? इस मिक्सचर को जिसमें एथेनॉल और वाटर दोनों मिक्स हैं, मैं इसको हीट करूंगा। हीट करने पे क्या होगा बेटा? कुछ वेपर, एथेनॉल, ज्यादातर वेपर्स तो एथेनॉल के बनेंगे, लेकिन कुछ वेपर साथ वाटर के भी बनेंगे, क्योंकि दोनों एट अ टाइम इवेपोरेट तो होंगे, दोनों एट अ टाइम खुश्क तो होंगे। जब किसी चीज को गर्म किया जाता है तो वो दोनों, चाहे किसी का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो चाहे किसी का बॉइलिंग पॉइंट कम हो, इवेपोरेशन तो दोनों तरह चलती है। लेकिन ज्यादा चूंकि एथेनॉल की चलेगी क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट एज कंपेयर टू वाटर लो है, तो यहां पर मैं वेपर्स इकट्ठे कर लूंगा। दिस इज कॉल्ड फ्रैक्शनेटिंग कॉलम पैक्ड विद ग्लास बीड्स। इसमें मोती होते हैं शीशे के। अब ये शीशे के मोतियों को हम गर्म या ठंडा कर सकते हैं, हमारे पास इसका कंट्रोल होता है। मेरे पास कंट्रोलर होता है, मैं कंट्रोलर की मदद से इन बीड्स को ठंडा कर सकता हूं और इन बीड्स को गर्म भी कर सकता हूं। तो सबसे पहले मैंने क्या करना है? पहले मैंने मिक्सचर को हीट करना है। मिक्सचर में से क्या होगा? दोनों चीजें, एथेनॉल और वाटर, दोनों के वेपर्स ऊपर चले जाएंगे। इस बीड का मैं टेम्परेचर सेट कर दूंगा 78 डिग्री। तो 78 डिग्री पे क्या होगा? एथेनॉल तो सारे का सारा इवेपोरेट होगा, यहां पर एथेनॉल तो सारे का सारा गैस में चेंज होगा। लेकिन वाटर जब थोड़ा स्टे करेगा यहां पर, वाटर के वेपर्स जब थोड़ा यहां स्टे करेंगे तो वो आहिस्ता आहिस्ता ड्रिप डाउन हो जाएंगे। ड्रिप डाउन होने का मतलब है वापस कंटेनर में गिर जाएंगे, क्योंकि उनका बॉइलिंग पॉइंट तो आता है 100 पर, वो तो वैसे थोड़े से साथ चले गए थे। तो जैसे मैं 78 डिग्री टेम्परेचर यहां का मेंटेन करूंगा तो एथेनॉल तो वेपर्स में ही रहेगा, लेकिन वाटर जो वेपर्स में गया भी होगा वो वापस ऐसा ऐसा ड्रिप डाउन होके वापस नीचे गिर जाएगा। और फिर मैं उस 78 डिग्री पे एथेनॉल के वेपर्स को आगे पास करूंगा कंडेंसर में।
कंडेंसर में वही ठंडा पानी इन आउट। ठंडे पानी का काम क्या है, इस कंडेंसर में आने वाले वेपर से हीट को क्या कर लेना, एब्जॉर्ब कर लेना। हीट को क्या कर लेना, एब्जॉर्ब। जैसे ही कंडेंसर में मौजूद पानी एथेनॉल के वेपर में से हीट को एब्जॉर्ब करेगा, तो एथेनॉल के वेपर्स ठंडा होने के बाद दोबारा किस में चेंज हो जाएंगे, लिक्विड में चेंज हो जाएंगे। और इस तरह मैंने एथेनॉल को पानी से क्या कर लिया, अलग कर लिया ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। फ्रैक्शंस को, दो लिक्विड फ्रैक्शंस को, पिछले केस में एक चीज सॉलिड थी, एक चीज लिक्विड थी, इस केस में दोनों चीजें लिक्विड थी। जरूरी नहीं यहां पे दो हो, यहां पर तो ए बी सी डी ई एफ बहुत सारी फ्रैक्शंस भी हो सकती हैं। जैसे मैंने आपको भी सिमुलेशन में दिखाया, उसमें बहुत सारी फ्रैक्शंस थी। हम तमाम फ्रैक्शंस को उनके बॉइलिंग पॉइंट की बुनियाद पर वन बाय वन या इकट्ठा भी क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। इस टेक्निक का नाम क्या होता है बेटा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। कब काम आती है, जब आपने स्पेसिफिकली दो लिक्विड्स को क्या करना होता है, या दो से ज्यादा लिक्विड्स को क्या करना होता है, सेपरेट करना होता है। जी स्टूडेंट्स, कोई क्वेश्चन है आपका तो आप करें, इसके बाद हम नेक्स्ट एसएलओ पे जाएंगे। ये जरा वेरीफाई कर ले हमने क्या क्या पढ़ा। लिक्विड फ्रॉम ईच अदर, लिक्विड्स इकट्ठे हैं उनको अलग करना है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। पेपर क्रोमेटोग्राफी अभी नहीं पढ़ा, अभी आगे हमारा नेक्स्ट लेक्चर उसी पे होगा। अभी सिर्फ हमने क्या पढ़ा है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब हम एसएलओ का दूसरा पार्ट करने लगे हैं, जिसमें हम सजेस्ट करेंगे सुटेबल सेपरेशंस एंड प्योरिफिकेशंस टेक्निक गिवन इंफॉर्मेशन। हमें कुछ इंफॉर्मेशन दी जाएंगी, उन इंफॉर्मेशंस की बेस पे हम डिसाइड करेंगे कि सब्सटेंस को किस तरीके से हमने क्या करना है, चीजों को किस तरीके से अलग करना है। तो पहली सिचुएशन आपके सामने आने वाली है, सिचुएशन 1, you are giving a mixture of sand and salt. Your task is to separate them so the salt can be used for cooking. Suggest the steps and technique you would to achieve this. आंसर तो मैंने वैसे लिखा हुआ है, लेकिन आप खुद सोचो। सैंड और साल्ट को अलग करना है तो बड़ा सिंपल है, ऐड वाटर टू द मिक्सचर। पानी में, पानी मिक्सचर जो है उसको ऐड कर दो पानी में, साल्ट हल हो जाएगा। फिल्टर द मिक्सचर, सेपरेट द सैंड। ऑब्वियसली सैंड पानी में हल तो नहीं होगी, सैंड तो वैसे ही नीचे बैठी रहेगी, तो फिल्टर करके सैंड अलग कर लोगे। बाद में नमक वाले पानी में से पानी उड़ा दोगे, नमक आपको मिल जाएगा। तो ये सिचुएशन और सिचुएशन का आंसर। इस तरह की नेक्स्ट सिचुएशन है, अ फैक्ट्री प्रोड्यूस अ मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर। एक फैक्ट्री है, उसने एक मिक्सचर बनाया ऑयल एंड वाटर एज अ वेस्ट। ऑयल कैन बी रीयूज, ऑयल फैक्ट्री में जो जाया हो रहा है वो दोबारा यूज कर सकते हैं, बट वाटर नीड्स टू बी ट्रीटेड। विच सेपरेशन टेक्निक वुड यू रिकमेंड टू सेपरेट द ऑयल एंड वाटर एंड एक्सप्लेन व्हाई। कौन सी टेक्निक इस्तेमाल करोगे ऑयल एंड वाटर को सेपरेट करने के लिए। शाबाश, अंडरस्टूड बात है कि ऑयल एंड वाटर यूज अ सेपरेटिंग फनल। आपके पास जो भी मिक्सचर है फैक्ट्री का, उस फैक्ट्री के मिक्सचर को जब आप एक बड़े से कंटेनर में डालोगे तो हमेशा पानी नीचे रहेगा और ऑयल ऊपर इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप आराम से एक सेपरेटिंग फनल लें। सेपरेटिंग फनल क्या होता है, फनल होती है इस शेप की, मैं आपको दिखा देता हूं। वैसे इस शेप की फनल होती है, ठीक है। इसके ऊपर नीचे टैप लगा होता है, इसके अंदर आप वाटर विद ऑयल इसके अंदर आ जाएगा। आप आराम से टैप ओपन करोगे नीचे से तो पानी अलग, ऑयल अलग कर लोगे यहां से। दिस इज कॉल्ड सेपरेटिंग फनल, ठीक है। ये कोई इस पे मुश्किल चीज नहीं थी। सिचुएशन 3, शुगर सोल्यूशन हैज बीन प्रिपेयर्ड। एक शुगर सोल्यूशन तैयार किया गया है, बट क्रिस्टल ऑफ शुगर्स आर नीडेड टू पैकेजिंग। विच मेथड। A sugar solution has been prepared, but crystals of sugars are needed for packaging. Which method would you use to recover sugar crystals and why is this method suitable? वो कह रहा है आपने चीनी वाला पानी तैयार कर लिया, चीनी वापस निकालनी है पानी से। जी रेनेसेंस स्कूल, क्या क्वेश्चन है आपका।
सर सिचुएशन 1 से क्वेश्चन है कि नमक और पानी को अलग अलग करने के लिए हम पानी तो इवेपोरेट कर देंगे, लेकिन ये तो केमिकल चेंज होगा, नमक तो हमें वापस नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? नमक नीचे आपको मिलेगा ना। आप जब नमक वाले पानी को गर्म करते हो तो नमक आपको बॉटम पे बैठा हुआ मिलेगा नीचे। लेकिन सर वो तो लिक्विड फॉर्म में होगा। नहीं नहीं, सॉलिड फॉर्म में होगा। यही तो मैंने आपको बताया था। आप घर पे प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं। ये नमक वाले पानी को गर्म करें, आपको नमक नीचे बर्तन में नीचे बैठा हुआ मिलेगा, पानी इवेपोरेट हो जाएगा। ओके सर, थैंक यू। अच्छा जी, सिचुएशन 3, शुगर को पानी से निकालना है। तो भाई सिंपल बात है, आप पानी को गर्म करो, या तो पानी इवेपोरेट हो जाएगा, या कौन सा प्रोसेस कर लो, क्रिस्टलाइजेशन। लिक्विड में से सॉलिड को एक्सट्रैक्ट करना है तो उसके लिए एक ही मेथड है, वो है या तो इवेपोरेशन या crystallization. Heat the sugar solution to evaporate the water, leaving behind the sugar crystal. This method works because sugar does not evaporate with water, same as like salt does not evaporate with water. तो इस तरह शुगर आप अलग कर सकते हो। Situation 4. During a science experiment, a teacher give you a mixture of alcohol and water. You need to separate them for further use. What technique would you apply and how does it work? अभी मैंने बताया आपको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, आज पढ़ाया आपको। अल्कोहल और वाटर को आप इस तरीके से डिफरेंस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट की बुनियाद पर क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। सिचुएशन 5, अ मिक्सचर ऑफ आयरन, नेल एंड वुड। सिंपल बात है, मैग्नेट का इस्तेमाल करोगे अलग हो जाएगा। A friend spilled salt into the container of rice grain at home. What method would you suggest to separate the salt from the rice without wasting either substance? वो कह रहा है जी, नमक जो है वो गलती से चावलों में गिर गया है, तो इसके लिए सिंपल आप सीव यूज कर सकते हैं, कोई जाली वाला कपड़ा इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि सॉल्ट के पार्टिकल स्मॉलर होते हैं, वो उसमें से गुजर जाएंगे, चावल ऊपर रह जाएंगे। तो ये बस आपको दिमाग चेक करने के लिए था कि आप हमेशा फिल्ट्रेशन तो नहीं सोचते, कभी कभार फिल्ट्रेशन की जरूरत नहीं होती, कभी कभार हमें फिजिकल बैरियर की जरूरत पड़ती है, लाइक अ सीव। सिचुएशन 5, अ लेबोरेटरी टेक्नीशियन नीड टू सेपरेट इंक पिगमेंट्स। चूंकि क्रोमेटोग्राफी पढ़ा नहीं है तो ये सिचुएशन अभी आपके साथ डिस्कस नहीं कर सकता। Situation 8, in a water filtration plant, muddy water is purified before it is supplied to home. Suggest suitable purification technique. सिंपल है, आप इसमें फिल्ट्रेशन करोगे, सेडिमेंटेशन करोगे, डिकेंटेशंस करोगे। ये क्या होता है, पानी को आप थोड़ी देर छोड़ दो, पानी में खुद ही मिट्टी आहिस्ता आहिस्ता नीचे बैठ जाएगी, बाद में उसको फिल्टर कर लेना। दिस इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन, ठीक है। और बाद में फिल्ट्रेशन कर लोगे, और जर्म्स को मारने के लिए क्या करोगे, क्लोरीन का इस्तेमाल करोगे। चैप्टर नंबर 13 में आपने वाटर वाले चैप्टर में पढ़ा। आई होप स्टूडेंट्स ये एसएलओ आपको क्लियर है। क्रोमेटोग्राफी के अलावा वो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में उसको डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में हमने तमाम सेपरेटिंग टेक्निक्स को सजेस्ट भी, उसकी सजेशंस भी देख ली, और हमने उसको देख भी लिया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम क्रोमेटोग्राफी को देखेंगे। यहां तक कोई भी क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं। ऑल क्लियर? ओके जी, ओके जी, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।